हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो कि पहले एनडीए के एग्जामिनेशन से पूछे गए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। साथ में डिस्कस करेंगे हम लोग उसके कॉन्सेप्ट भी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल है, राइट टू फ्रीडम भी है, राइट टू सिटीजनशिप हमने कभी नहीं सुना है कि ये एक फंडामेंटल राइट है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है विच इज नॉट द, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट 3 में मेंशन है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 में मेंशन है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन 23 और 24 आर्टिकल में देखने को मिलेगा हमें। एक और फंडामेंटल राइट है जिसे इरेज कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके बारे में आगे क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल राइट गारंटी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया? फिर से एक फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है और पूछा है कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। मीन्स फंडामेंटल राइट में कुछ फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए भी हैं और कुछ एलियन के लिए भी हैं। एलियन वो नहीं जो स्पेस से आए हैं, एलियन मीन्स जो दूसरे कंट्री से आए हैं उसे भी एलियन बोला जाता है, फॉरेनर। तो इसमें से कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए है? तो हमारा सही ऑप्शन है आर्टिकल 19। ये एलियन के लिए नहीं है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 में हमें 6 डिफरेंट टाइप के फ्रीडम दिए गए हैं, जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है राइट टू फ्रीडम। तो उसी में एक आर्टिकल 19 में 6 तरह के फ्रीडम दिए गए हैं, जो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुली असेंबली, और हम लोग कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं इंडिया में, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस, ऐसे ऐसे डिफरेंट 6 टाइप के दिए गए हैं जो कि दूसरे देश के लोगों को नहीं दिया गया है, या फिर जो इंडियन सिटीजनशिप है जिनके पास नहीं है उनके पास ये आर्टिकल 19 के राइट नहीं है, बाकी तीनों राइट है। एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो इनके रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमिश्नर को ऑफिस से हटाया जा सकता है। पहले बात तो ये इलेक्शन कमिश्नर बोला गया है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक सेकेंड। तो इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकता है। तो रिकमेंडेशन की बात हो रही है तो रिकमेंडेशन हमेशा देता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और हटाता कौन है? तो हटाता प्रेसिडेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हटाएगा कौन? हटाएगा प्रेसिडेंट। और ये सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो तो उनके लिए दोनों लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करेंगे, तब हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। ये इसलिए ऐसा किया गया है ताकि इम्पार्शियलिटी मेंटेन हो। पता चला कोई इलेक्शन कमिश्नर आया जो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता हो, तो उससे इंडिपेंडेंसी हट जाएगी। मीन्स वो चीट कर सकते हैं इलेक्शन में, फेवर कर सकता है इलेक्शन कमिश्नर अपने पॉलिटिकल रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को। द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट? तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन के पास नहीं है? राइट टू
रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल है, हम लोग कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में रिसाइड कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग नेशनल पार्क में जाके रहने लग जाएंगे, मतलब ऐसे जनरली किसी भी सिटी में जाके रिसाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। राइट टू अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट अभी हमारे पास अभी नहीं है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन कोई भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेसिकली ये तीनों जो है आर्टिकल 19 के तहत 6 फ्रीडम हमें दिया गया है, तो ये तीनों उसी के पार्ट हैं। और ये प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले फंडामेंटल राइट था, अब उसे हटा के सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट बना दिया गया है। मतलब आपका प्रॉपर्टी छीना जाए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पर्पज से आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी जमीन में कोई कल कोयला का खदान निकला, तो गवर्नमेंट आपकी जमीन को अक्वायर कर सकती है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे राइट टू प्रॉपर्टी 300 में इसको लीगल राइट बनाया गया है, इसको 44th अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था 1978 में। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज कैसे अपॉइंटेड किए जाते हैं, तो ये अपॉइंटेड बाय है, मीन्स हम लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन जो करती है वो सुप्रीम कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम है, जजेस के बेंच बैठते हैं अलॉन्ग विथ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे या फिर हाई कोर्ट के जज बनेंगे। और वो सेलेक्ट करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया उन्हें अपॉइंट करती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करती है, लेकिन सेलेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट अपने कोलिजियम के द्वारा। ये जुडिशियल इनोवेशन के द्वारा बनाया गया था, मींस जुडिशरी ने खुद से इनोवेट किया एक कोलिजियम। ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है कि इस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट का जज का सिलेक्शन होगा, लेकिन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए वहाँ के सीजेआईज और जजेस ने मिलके एक सिस्टम बनाया, जिसे जुडिशियल इनोवेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम बुलाया था, जिसमें वो जज को सेलेक्ट करते हैं और अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है अभी भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। The word socialist was inserted into the preamble of the Indian Constitution through which of the following amendment? एक सेकेंड, तो इसका सही आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसी में पहली बार और सिर्फ एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है। फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट है, लेकिन प्रियम्बल में 3 तरह के वर्ड्स को डाला गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं थे। इनको वर्ड सोशलिस्ट वाज इंसर्टेड इनटू द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। तो कौन से अमेंडमेंट से हमारा प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, अमेंडमेंट एक्ट से, और सोशलिस्ट को इंसर्ट किया गया था। तो प्रियम्बल हमारा एक ही बार अमेंड हुआ है, और वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड ऐड किए गए हैं हमारे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी। फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट कब हुआ था? 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली इसी 2 अमेंडमेंट एक्ट से होते हैं। हमारा प्रियम्बल एक ही बार 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 352 में कौन सा प्रोविजन है, बेसिकली हमें ये बताना है। तो आर्टिकल 352 इमरजेंसी की बात करता है, इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जाती है। तो हमें जानना है कि कौन सी इमरजेंसी, क्योंकि सारे ऑप्शन इमरजेंसी के ही हैं। तो आर्टिकल 352 में जनरल इमरजेंसी के बारे में बात किया गया है। जनरल इमरजेंसी में क्या होता है, ये किस ग्राउंड पे लगाया जाता है, ये
वॉर पे लगाया जाता है, जब वॉर चल रही हो किसी कंट्री के साथ तो हम लोग जनरल इमरजेंसी लगा सकते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेवेलियन के नाम पे लगाया जा सकता है। तीन तरह की इमरजेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 352 जो कि जनरल इमरजेंसी है। एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे कंट्री में एक बार भी नहीं लगा है। जबकि स्टेट इमरजेंसी, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ये हमेशा टाइम पे सुनते रहेंगे, इसे प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। तो रूलिंग पार्टी जनरली अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट को बोलती है कि इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। बहुत कंट्रोवर्शियल इसे माना जाता है इस इमरजेंसी को, और ये आर्टिकल 356 में मेंशन है। तो तीन इमरजेंसी, 352, 356 एंड 360। 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी, इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और ये जनरल इमरजेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following provision of the Constitution of India become effective from 26 November 1949? ये 26 नवंबर 1949 जो डेट है, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। बट हम लोग जानते हैं कि रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था। 26 जनवरी को ये क्यों हुआ था? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा किए हुए थे लाहौर सेशन पे। तो उसी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। लेकिन उससे पहले तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन कर लिया गया था, तो कुछ बेसिक चीजें उसी वक्त अडॉप्ट की कर ली गई थी। तो उन बेसिक कौन कौन से वो बेसिक चीजें हैं ये हमें जानना है। तो इलेक्शन और सिटीजनशिप, ये दो बेसिक चीजें हैं जो उसी वक्त अपॉइंट कर दी गई थी। इट मीन्स ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। इलेक्शन और सिटीजनशिप क्यों किया गया था? क्योंकि इंडिया डिवाइड हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान दो पार्टी में, तो बहुत जरूरी था सिटीजनशिप के बारे में नियम लाना, ताकि कौन इंडिया का सिटीजन बनेगा कौन पाकिस्तान का बनेगा इस समय क्लियरिटी होनी चाहिए। और इलेक्शन, क्योंकि भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट आई थी, तो इलेक्शन प्रोसीड्यूर को भी उसी वक्त अडॉप्ट कर लिया गया था। Among the following can attend the meeting of both houses of parliament while not being a member of either houses? तो इनमें से कौन सा है जो दोनों हाउसेज में से किसी का मेंबर नहीं है लेकिन मीटिंग्स अटेंड कर सकता है? राइट ऑप्शन इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट्स में। कोई भी केस चल रहा होता है तो वहाँ अटॉर्नी जनरल जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि हर एक केस में खुद पीएम तो जाएंगे नहीं। Which of the following statement about the union executive in India is correct? According to the Constitution of India, the total number of members in the Council of Ministers not uh, cannot exceed 20% of total number of members of the houses. तो ये 20% नहीं होता, this is 15%। नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है टोटल नंबर ऑफ उस हाउस के, उससे 15% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन गलत है। द रैंक ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, ये भी पीएम के द्वारा किया जाता है। पीएम एडवाइस करते हैं तो प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम होता है। ये ऑप्शन भी गलत है। द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये दिस इज करेक्ट। ओनली द मेंबर ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। जरूरी नहीं है कि आप पार्लियामेंट के मेंबर हो तभी मिनिस्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं। मीन्स आप, ऐसा भी हो सकता है कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाए और आप बाद में किसी भी पार्लियामेंट, मतलब बाद में किसी भी हाउस के मेंबर बनो। 6 मंथ के अंदर आप किसी हाउस के मेंबर बनो, अगर नहीं बन पाते हो तो आपको उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल इज करेक्ट? मनी बिल आर्टिकल 110, फिर से
A bill shall be deemed to be money bill only if it provides the imposition of fines or penalties. गलत है. मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा. ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है हमेशा, ऑलवेज. राज्यसभा कैन रिजेक्ट द मनी बिल. नहीं, राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता है मनी बिल को. द स्पीकर ऑफ लोकसभा फाइनली डिसाइड इट इज अ मनी बिल. इट इज अ मनी बिल शुड एनी डिस्प्यूट अबाउट इट अराइज. राइट ऑप्शन इज डी. मनी बिल है, वो है, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, वो लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं. और मनी बिल लाया कब जाता है? ऑन कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. Which the following statement relating to election of President of India are correct? The person above the age of 35 years is eligible. The President of India is eligible for re-election. बिल्कुल. इंडिया में प्रेसिडेंट कितने बार भी री इलेक्ट हो जाते हैं, हालांकि सिर्फ राजीव गांधी हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं. सॉरी, राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार इलेक्ट हुए हैं. The person is not eligible for election of President of India if the person hold an office of profit. This is also correct. So 1, 2 and 3 is correct. और ये जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार इलेक्ट हो सकता है, जैसे कि बराक ओबामा 2 बार इलेक्ट हुए और उसके बाद वो कभी इलेक्ट नहीं हो सकते. लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट कितने भी टाइम री इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ राजेंद्र प्रसाद है जो 2 बार री इलेक्ट हुए हैं. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू. तो स्पीकर अपना लोकसभा के स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देते हैं? लोकसभा के स्पीकर रेजिग्नेशन लेटर देते हैं डिप्टी स्पीकर को. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को. प्राइम मिनिस्टर भी देते हैं प्रेसिडेंट को. सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट भी देते हैं प्रेसिडेंट को. ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू. तो ज्वाइंट सिटिंग जैसा कि नाम है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठते हैं. दोनों हाउसेज के मेंबर बैठते हैं और किसी बिल के ऊपर डिस्कशन होता है. जनरली जब कोई बिल किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किसी एक हाउस में रुक जाते हैं, तो उसके डेडलॉक से पहले उसे कंप्लीट करने के लिए प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है और वो ज्वाइंट सेशन लोकसभा स्पीकर के द्वारा डिसाइड होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. सेंट्रल हॉल में ज्वाइंट सेशन की मीटिंग्स होती है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. जैसा कि हमने इमरजेंसी पढ़ा है 3 आर्टिकल में, 352, 356 है, 360. तो इशू करता है इमरजेंसी प्रेसिडेंट. बट प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो अपने मन से भाई चलो आज इमरजेंसी लगानी लगा दिया, या फिर प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया इमरजेंसी लग गई. तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक बार पहले इंडिया में हो चुका है इमरजेंसी का गलत उपयोग, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने खुद अपने पावर से प्रेसिडेंट को बोला इमरजेंसी लगाने के लिए. ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस तो चाहिए, बट वो रिटर्न में होना चाहिए. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. So it's all for today. Please like and subscribe the channel. Thank you.